चलिए शुरू करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक। बच्चों, आज ये मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस चैप्टर की वीडियोस आपको लगातार मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रशांत वर्धन जैन पर मिलती रहेंगी। उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। अच्छा सा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल नाम में पता लग रहा है उपसहसंयोजक, मतलब एक बॉन्ड है, उसके ऊपर ही ये पूरा जो आपका चैप्टर है डिपेंड होता है। लेकिन इसमें मैंने यहां क्या लिख दिया है, ये योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक इसका मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने हैं उन्हें कह देते हैं योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक में क्या होता है, ये दो प्रकार के हैं। एक तो है द्विक लवण और दूसरे का नाम यहां लिखा हुआ है संकुल यौगिक। द्विक लवण क्या है? द्विक लवण का मतलब होता है, हम जानते हैं कि जो NaCl है, जो KCl है, ये साधारण लवण है, ये केवल एक ही लवण है। लेकिन द्विक लवण में हमने क्या देखा, यहां पर एक तो K2SO4 भी है, दूसरा इसमें Al2SO4 भी है और इसमें 24H2O भी लिखा है। K2SO4 जो होता है, K2SO4 का मतलब है कि यहां पर एक लवण K2SO4, दूसरे लवण Al2SO4 और एक क्रिस्टलन जल के साथ में जुड़ करके जो लवण बनाया है उसका नाम हो गया है द्विक लवण। इसके अंदर एक लवण नहीं होगा, इसके अंदर दो तीन लवण इस तरीके से जुड़ेंगे, दो लवण जुड़ेंगे और जल को अपन को ऐड करना है, तो ये जुड़ करके बन जाते हैं द्विक लवण। और इधर दूसरा लिखा है संकुल यौगिक। यहां इसकी पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई जल का अणु दिखेगा। यहां संकुल यौगिक लिखा है जिसको अपन उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। इसकी पहचान होगी कि यहां एक बड़ा कोष्टक सा लिखा होगा, यहां गुरु कोष्टक होगा और दूसरी साइड में हो सकता है आयन लिखा हो, इधर लिखा हो, इधर लिखा हो या फिर नहीं भी लिखा हो। आपको यहां पर पहचान करनी है कि ये जो बड़ा कोष्टक है और उसके अंदर ये छोटे कोष्टक में कुछ लिगेंड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजक यौगिक दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि द्विक लवण क्या है, इनको अच्छे से समझना है। ये द्विक लवण जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। अब सभी आयनों का परीक्षण देने का पर्याय है कि यहां पर लिखा है K2SO4। K2SO4 मिलकर बना है K पॉजिटिव और यहां SO4 2 नेगेटिव, यानी कि यहां पर आयन हमारे पास दो तो K पॉजिटिव हो गए और SO4 2 नेगेटिव हो गया। तो ये यहां पर K पॉजिटिव को भी जलीय विलयन में दर्शा देगा, SO4 2 नेगेटिव को भी दर्शाएगा, इसी प्रकार Al+3 का भी परीक्षण देगा। तो इस तरीके के आयनों का, सभी आयनों का ये परीक्षण देता है। मूल अंतर ये हो जाता है किसमें, द्विक लवण में और संकुल यौगिक में, यानी कि ये तो सभी आयनों का परीक्षण दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी। हमें लग रहा है कि Fe कोई धातु धनायन हो गया है या धातु आयन हो गया है, Cn ऋणायन हो गया है। हम सोच रहे हैं कि 4 तो K पॉजिटिव हो गए, 5वां ये Fe हो गया और 6 आपके पास Cn है। इस प्रकार हमारे पास यहां 11 आयन करीब हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप संकुल यौगिक पढ़ो, उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ो, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। और वो व्यवस्था क्या है, देखिए, जैसे ये K4 लिखा है, इधर जो लिखा हुआ है ये तो आयन मंडल होता है और इधर जो लिखा हुआ है ये समन्वय मंडल होता है। आयन मंडल में ऐसा क्या होता है,
ये आयन मंडल वाले का तो परीक्षण अलग अलग दे देंगे, यानी कि ऐसे यौगिक, मैं कहूं ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, परीक्षण नहीं देते हैं, तो फिर क्या होता है इसमें, यहां पर एक साथ संकुल आयन का ही परीक्षण दिया जाता है। मैं कहूंगा केवल धनायन व ऋणायन संकुल हो सकता है, धनायन संकुल हो, इसके अंदर तो ऋणायन संकुल है, ऋणायन केवल धनायन व ऋणायन का ही परीक्षण देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या एग्जाम्पल लिखना है, यहां पर मैं लिख सकता हूं केवल और केवल के पॉजिटिव का, और मैं कहूं FeCN का होल 6 जिस पर होता है 4 नेगेटिव, इसका टोटल का परीक्षण देगा। तो इसमें कितने आयन हो गए टोटल, एक आयन, तो ये पूरा आयन और 4 आयन ये हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 4 के पॉजिटिव का और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव का। इसमें देखिए इसमें के कितने हो गए थे, इसके अंदर के हो गए थे 2, तो मैं लिखूंगा 2 के पॉजिटिव का देगा, और SO4 कितने हो गए, एक SO4 ये और एक SO4 ये, तो 2 SO4 का देगा, और यहाँ Al कितने हो गए हैं 2, तो 2 Al 3 पॉजिटिव का परीक्षण देगा। इसके अलावा ये जल के अणु लिखेंगे हम यहाँ। इस तरीके से मूल अंतर जो होता है द्विक लवण और संकुल यौगिक में यही होता है। तो फिर से मैं एक बार कह देता हूं, द्विक लवण कौन से लवण, जो जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, केवल धनायन व ऋणायन का परीक्षण देते हैं, यानी कि संकुल आयन अपना खुद का अलग से परीक्षण देता है। संकुल में यहां पर कहेंगे संकुल धनायन या संकुल ऋणायन अलग से परीक्षण देगा। इस चीज को समझिए कि इसमें के पॉजिटिव FeCN का होल 6 पर 4 नेगेटिव पूरे पर लिखा है, अलग से Fe का कोई परीक्षण नहीं देगा, अलग से Cn का कोई परीक्षण नहीं देगा। इसके बाद में हमें जो पढ़ना है संकुल यौगिक, इसे हम आगे पढ़ते हैं कि संकुल यौगिक क्या है, इसकी संरचना कैसी बनी होती है, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में मैं आपको K4FeCN के होल 6 इसी एग्जाम्पल से इसकी संरचना के बारे में, इसके अंदर लिगेंड्स के बारे में, इसके केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में, इसके आयन मंडल के बारे में, इसके समन्वय मंडल के बारे में आपको बताता हूं। नोट कीजिए। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर जिसका नेम है उपसह संयोजक यौगिक, इसी के बारे में। देखिए उपसह संयोजक यौगिक में क्या होता है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा था अभी, Fe ये Cn इसका होल 6, और यहां पर ये बड़ा कोष्टक गुरु कोष्टक लिखा हुआ था, यहां लिखा था K4, ठीक है। वैसे तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूं, नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो और फेरेट, और फेरेट के यहां साइड में आपको ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी है। मैं इन चीजों को भी आपको ढंग से बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसके अंदर ये नाम कैसे दिया, ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम पूरे चैप्टर को अगर पढ़ लें और अगर हमें ये नाम वगैरह इन पर मैं ध्यान नहीं दूं तो हम चैप्टर को समझ तो सकते हैं लेकिन बोर्ड में मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करें। मेरा उद्देश्य है कि आप उन चीजों को ज्यादा पढ़ें जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में
बोर्ड के पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसके द्वारा हम समझते हैं कि ये FeCN का होल 6 किस प्रकार सेट किया गया होगा। देखिए, ये जो गुरु कोष्टक है इसको इतना ज्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा है। यहां गुरु कोष्टक के अंदर अपन पहले लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ते हैं संक्रमण तत्व, उनमें हमने Fe को पढ़ा था। और Fe जो होता है इसके पास रिक्त D कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त D कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये आने वाले जो ये प्रतिस्थापी हैं, या मैं इनको लिगैंड नाम दूंगा, तो जो ये आने वाले प्रतिस्थापी हैं उनके साथ में ये जुड़ जाता है। Fe के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, परंतु Fe के पास रिक्त D कक्षक हैं। और देखिए, रिक्त D कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये Fe से Cn इस प्रकार जुड़े होते हैं। Cn की संख्या यहां पर 6 दे रखी है, तो आपको यहां 6 Cn इस तरीके से जोड़ने हैं। अब आप कहोगे कि ये Cn किस तरीके से जोड़े। देखिए, ये Cn के पास या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, या तो दर्शाएगा ये खुद ही, या फिर नेगेटिव लिखा होगा। तो वे ऋणात्मक आयन या वे आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, वे उपसहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक बंध बना करके Fe के साथ में, यानी कि मैं कहूं केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ सकते हैं। तो इनका नाम दे दिया गया है लिगेंड। इसके पास होते हैं रिक्त D कक्षक, इसके पास होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसी को कहते हैं लिगेंड। जो ये लिगेंड होता है, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ता है। यहां लिगेंड की संख्या पूछी जाए 1 2 3 4 5 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां पर भी दिख रहा है साहब 6 लिगेंड जुड़े हैं। Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका नाम है केंद्रीय, मैं कहूंगा केंद्रीय धातु परमाणु बोल दो, चाहे आप केंद्रीय आयन बोल दो, ये केंद्रीय धातु होता है। ये केंद्रीय धातु Fe है और यहां लिगेंड Cn है। ये सभी Cn लिगेंड का कार्य कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, मैं यहां पर टोटल पर चार्ज लिखूंगा 4 नेगेटिव, और यहां पर 4 के हैं तो मैं लिखूंगा 4 के पॉजिटिव। और क्या चीज इसमें हमें समझनी है, देखिए जैसे कि ये जो समूह है और ये जो समूह है बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। इस पूरे समूह का तो नाम दे दिया जाता है धनायन, और धनायन होता है साधारण, तो मैं कह सकता हूं इसको साधारण धनायन। यहां पर साधारण धनायन होता है, और यहां पर जो ये पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको कह देते हैं ऋणायन। और ऋणायन कैसा है, ये संकुल में है, यानी कि बड़े कोष्टक में है, तो इसका नाम हो गया संकुल ऋणायन। ये केंद्रीय धातु, ये पास में जुड़ने वाले लिगेंड्स हैं। और लिगेंड्स किस प्रकार जुड़ते हैं, लिगेंड्स उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। यहां पर एक चीज अपन देखेंगे, इसके अंदर धनायन कौन है, तो धनायन है 4 के पॉजिटिव, मैं कहूंगा 4 के पॉजिटिव। ऋणायन कौन है, तो ऋणायन मेरे पास है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। हमारे पास लिगेंड कितने हैं, तो हमारे पास लिगेंडों की संख्या है 6। हमारे पास 6 लिगेंड हैं, और 6 लिगेंड्स में से कौन से हैं वो लिगेंड, सभी साइनाइड हैं, साइनो जिनको कहेंगे। यहां पर लिगेंड की संख्या सही है। एक और संख्या होती है जिसको कहते हैं समन्वय संख्या, या उपसहसंयोजन संख्या भी कह सकते हैं। ये समन्वय संख्या कितनी है, लिगेंड की समन्वय संख्या, यहां पर इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, जो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, उसी को कह देते हैं समन्वय संख्या, तो वो भी हो गई 6। हमारे पास यहां लिगेंड कौन है, मैंने लिखा साइनाइड है, या साइनो जिसको कहेंगे।
तो केंद्रीय धातु परमाणु अब आपको पता चल गया है, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे कहते हैं लिगैंड। डेफिनेशन क्या होगी केंद्रीय धातु परमाणु की? डेफिनेशन क्या होगी? वह केंद्रीय आयन या धातु परमाणु जो लिगैंड्स को जुड़ने के लिए रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और अगर हम लिगैंड की बात करें तो लिगैंड क्या है? वे ऋणायन या उदासीन अणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। तो क्या यह बात क्लियर है? इसमें सबसे पहले आपको जो जो पॉइंट लिखे हैं उनको ढंग से समझिए, और एक साथ कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। आप वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके भी देख सकते हैं और इनको अच्छे से पहले समझिए। इसके बाद में जो अगली मैं आपको स्ट्रक्चर या फिर मैं कहूं अगला जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा लिगैंड, लिगैंड के बारे में बताने वाला हूं, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, नोट कीजिए। अब तक हमने एग्जाम्पल के द्वारा जो पढ़ा, यदि अब तक भी आपको वो चीजें क्लियर नहीं हुई है तो फिर भी आप यहां से समझ सकते हैं। अभी मैं कह रहा था आपसे, एक चीज होती है केंद्रीय, इधर लिखता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु ये क्या काम करता है? ये रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। एक चीज तो ये बात समझनी है अपन को। दूसरा हमें क्या समझना है? दूसरा होता है लिगैंड। ये लिगैंड के पास क्या होता है? ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, ये रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाता है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो अगर मैं कहूं कि अब यहां पर ये लिगैंड होते कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो एक लिगैंड होता है एक दंतुक लिगैंड। अब हम कहें ये नाम एक दंतुक क्यों दिया गया है? मतलब लिगैंड के हम प्रकार पढ़ना चाह रहे हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, जो भी हम पढ़ेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे पंचदंतुक, या हो सकता है षड्दंतुक। तो हमारे पास जो एक दंतुक लिगैंड दिया है, दंतुक यहां पर होता है उप सहसंयोजक बंध के लिए आया है। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक दाता परमाणु द्वारा या एक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन लिगैंड्स को हम एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। अब एक दंतुक लिगैंड का एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ लिगैंड होते हैं, जैसे मैंने बोला CO, जैसे मैंने बोला H2O, जैसे मैंने कहा NH3। इन पर एक चीज और महत्वपूर्ण याद रखनी है कि इनमें दाता परमाणु और इनमें आपको चार्ज ये भी याद रखने पड़ेंगे। तो हो सकता है इसका जो दाता परमाणु कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसके अंदर दाता परमाणु कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसके अंदर दाता परमाणु कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। इस तरीके से इनमें दाता परमाणु, और इधर आपको याद रखना है कि यहां पर आप चार्ज लिख सकते हैं, मैं कह देता हूं इसमें दाता परमाणु, और इधर आप लिखेंगे चार्ज यानी कि आवेश। तो इस पर आवेश क्या होता है? इस पर भी 0, इस पर भी 0 और इस पर भी 0। इस प्रकार के आपको लिगैंड्स पढ़ने को मिलेंगे कि ये लिगैंड्स होते हैं और इन पर चार्ज होता है। किस प्रकार जुड़ेंगे वो आगे आपको समझाएंगे।
एक दंतुक लिगैंड के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि कुछ द्विदंतुक लिगैंड भी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक दंतुक लिगैंड्स को आप देखिए, आपको नोट्स की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, या फिर आप बुक से भी देख सकते हैं, नोट्स में से देखकर, या फिर बुक में से। मेरे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा बुक की हेल्प लें तो ज्यादा बेटर है। मैं यहां पर द्विदंतुक लिगैंड के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, ये आपने लिख लिया है लिगैंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। और जो द्विदंतुक लिगैंड होता है, द्विदंतुक लिगैंड होता है, इसके बारे में देखिए। एक फॉर्मूला होता है NH2 और यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर NH2। ये समूह कहलाता है एथिलीन। इसका नाम है एथिलीन, इसको लिख सकता हूं मैं एथिलीन। और दोनों तरफ है एमीन, तो लिख दिया डाई, और ये हो गया एमीन। नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। इस लिगैंड का नाम एथिलीन डाई एमीन है। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की संख्या है 2। तो मैं कहूंगा दाता परमाणु। दाता परमाणु कौन है, तो नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है, मैं कहूंगा नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, यानी कि 2 नाइट्रोजन है। यहां पर दाता परमाणु पर आवेश, दाता परमाणु पर आवेश, तो आवेश में चेक करूंगा, आवेश यहां पर नेगेटिव लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो आवेश होता है 0। ये जो एथिलीन डाइएमीन है, इसका सूत्र बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एथिलीन डाइएमीन आवेश पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है द्विदंतुक लिगैंड का नाम, वे दाता परमाणु तथा दाता परमाणुओं की संख्या। तो दाता परमाणु की संख्या है 2। अच्छा, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर ये नाइट्रोजन एक उपसहस है जो बंध बनाएगा, ये वाला नाइट्रोजन एक उपसहस है जो बंध बनाएगा, तो यहां पर समन्वय संख्या जो है हो जाएगी 2। तो यहां समन्वय संख्या के बारे में भी हमें पता लग गया। इसी प्रकार एथिलीन डाइएमीन के अलावा और कोई क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, COO नेगेटिव। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था COOH। एक COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल से दोनों हाइड्रोजन को हटा दे तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव। तो इस प्रकार के इस यौगिक का नाम पड़ गया ऑक्सीलेटो। नाम पड़ गया ऑक्सीलेटो। जो ऑक्सीलेटो है उसके अंदर मैंने देखा कि नाम ऑक्सीलेटो है, दाता परमाणु अगर मैं लिखूं दाता परमाणु, तो दाता परमाणु यहां भी 2 हैं, ऑक्सीजन व ऑक्सीजन। दाता परमाणु है ऑक्सीजन व ऑक्सीजन, यहां 2 दाता परमाणु है। दाता परमाणु पर आवेश, दाता परमाणु पर आवेश कितना है, पर आवेश, टोटल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश हो गया पूरे लिगैंड पर 0 या 2 या -2। यहां पर देखेंगे, देखो दाता परमाणु पर यहां आवेश 0 था, यहां 0 इसलिए था क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव नहीं लिखा है, लेकिन यहां 2 नेगेटिव हैं, तो टोटल हो गया -2। यहां समन्वय संख्या यानी कि कितने, आपको पता है एक ऑक्सीजन एक दाता परमाणु के द्वारा जुड़ रहा है, या एक उपसहस जो बंध के द्वारा जुड़ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक उपसहस जो बंध बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ में दूसरा उपसहस जो बंध बनाएगा। तो समन्वय संख्या के बारे में भी याद रखेंगे। एक एग्जांपल ये हो गया आपका। इसके अलावा देखिए, पहले तो आप इन 2 एग्जांपल्स को
नोट कर सकते हैं। और इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर चलें, बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं ये दोनों एग्जाम्पल मैं कहूँ। और इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, उसको भी मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन पहले आप इन पर थोड़ा सा फोकस करें। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में ये आ सकते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो पहले एक बार इसे नोट करें, फिर मैं इसमें तीसरा एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूं। इसकी शॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं और हमारा जो अगला एग्जाम्पल है मैं यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पर अपने पास एक एग्जाम्पल होता है NH2CH2 और यहां होता है COO नेगेटिव। एक फॉर्मूला है ग्लाइसिन, NH2CH2COOH। ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। COOH में से मैंने H हटा के नेगेटिव रख दिया। यहां पर दाता परमाणु, यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिए। यहां हम नाम देंगे, ग्लाइसिन से नाम बना है ग्लाइसिनेटो के बाद में यहां पर हम देखेंगे दाता परमाणु। तो दाता परमाणु कौन कौन है? तो यहां पर दाता परमाणु हो जाएगा नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, ये ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है। इसके अलावा चार्ज यानी कि आवेश की बात करें तो आवेश क्या होगा? तो आवेश हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे आवेश की, तो आवेश इस पर हो जाएगा ओनली नेगेटिव। अब नेगेटिव ही क्यों हुआ? क्योंकि N पर तो आवेश है ही नहीं, तो इस पर आवेश हो जाएगा -1, तो नाम हो गया ग्लाइसिनेटो। अच्छा, इसको अपन शॉर्टली GLY भी बोल सकते हैं। ऑक्सीलेटो को हम OX भी बोल सकते हैं और एथिलीन डाइअमीन को हम EN भी बोल सकते हैं, एथिलीन डाइअमीन। तो इस प्रकार पहले आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ लिगेंड्स और हैं उनके बारे में और बहुत ही अच्छी डिटेल से सारे एग्जाम्पल्स के नेम किस प्रकार देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था में इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, ऑक्सीकरण अवस्था उस समय बताएंगे जब आपको ये टोटल लिगेंड्स क्लियर हो जाएंगे और उसी के बाद में आपको नेम देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और यदि आप इस चैप्टर को तरीके से पढ़ते हो तो आसानी से, मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें से बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं, आसानी से 3 में से 3 नंबर आप इसमें से ला सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम इसीलिए करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है 12th क्लास और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि आपका रेस्पॉन्स आता है तो मैं आपको सारी वीडियोज, सारे नोट्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे भी आपकी जरूरत है, मेरे व्यूअर्स होने चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा पाऊंगा। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।